जब ये पूरा ईरान का वाकया हुआ, जो भारत के मुसलमानों के बीच में शिया और सुन्नी का फर्क था, वो हमें कम होता हुआ दिखाई दिया कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्यों आसिम मुनीर इतना डरा हुआ। जो ईरान को डाउट है पाकिस्तान के कैरेक्टर को लेके, पाकिस्तान के किरदार को लेके, उसके चरित्र को लेके, वही डाउट पाकिस्तान के शियाओं को भी है। आसिम मुनीर ने इनको पकड़ के कमरे में किया बंद और वहां पे धमकाना शुरू, और जिसको बहुत ज्यादा मोहब्बत है ईरान के साथ वो ईरान जाए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान ने इतना पैसा खा रखा है, अमेरिका से इतना पैसा खा रखा है कि अमेरिका के सामने इनकी जबान नहीं खुलती है और किसी को नहीं पता क्या जादू हुआ है, लेकिन कुछ जादू ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी की पीक पे पहुंच गया। ये जो लेटर है जो इनिशिएट हुआ है ईरान के अंदर, जहां पे टॉप लोग इंक्लूडिंग दी द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग द फॉरेन मिनिस्टर, सब लोग साइन करके कह रहे हैं यार अब बस हो गया, अब वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू सस्टेन एनी लॉन्गर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये पुरानी फोटोग्राफ है दोस्तों, ये जो इमेज है ना, ये पुरानी है, ये आज की नहीं है। ये मैं आपको भी क्लैरिटी दे दूं, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो आपको चौंका देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब ये पूरा ईरान का वाकया हुआ, जब अटैक हुआ, तो अगर आप इसको इंडिया की नजर से देखें, जो भारत के मुसलमानों के बीच में शिया और सुन्नी का फर्क था, वो हमें कम होता हुआ दिखाई दिया। पहले भी फर्क वो कम था भारत में, इतना ज्यादा ऑब्वियस कभी था नहीं, लेकिन वो ना के बराबर हो गया। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा हुआ है दोस्तों। आज मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल का हवाला दूंगा और विद प्रूफ, सबूत के साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्यों आसिम मुनीर इतना डरा हुआ। आज सिर्फ 2 टॉपिक हमने उठाने हैं। वैसे आप देखेंगे कि द चाणक्य डायलॉग्स में 7-8 स्लाइड्स होती हैं और अलग अलग न्यूज के ऊपर, आज सिर्फ 2। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्यों आसिम मुनीर डरा हुआ है, क्यों अपनी जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, वो उसको ऑनर नहीं कर सकता, चाहे आप उसको 5 अरब और दे दें। आसिम मुनीर के लिए गले की हड्डी बन गया है, अब उसको ना उगले जाए ना निगले जाए। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है और न्यूयॉर्क टाइम्स के ये पेज है और इसमें ये खाली, इसके बारे में चर्चा हो रही है पिछले 24 घंटे से, ये बिल्कुल खाली गया है और यहां पे ये बोला है कि आर्टिकल वाज रिमूव्ड फॉर प्रिंट बाय आवर पब्लिशिंग अलायंस इन पाकिस्तान। द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड इट्स एडिटोरियल स्टाफ हैड नो रोल इन द रिमूवल। टू रीड द आर्टिकल, गो ऑनलाइन एंड विजिट न्यूयॉर्क टाइम्स। तो कह रहे हैं कि ये हमारे जो पाकिस्तानी, जो हमारे पार्टनर्स थे, उन्होंने हटा दिया। आसिम मुनीर को इतना डर क्यों लगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये पेज बिल्कुल ब्लैंक गया? ये ब्लैंक क्यों चला गया पेज? दोस्तों बात यह है, जैसा मैंने बोला था ना, भारत में शिया सुन्नी पास आए, पाकिस्तान में रप्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया और आसिम मुनीर डर चुका है। ये देखिए साहब, और ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स से है। ये वही आर्टिकल है जो इन्होंने बैन करने की कोशिश करी थी। उसी आर्टिकल में मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लेकर डाले हैं और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि लोग क्या समझते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है शिया सुन्नियों के बीच में। क्या वायलेंस हो गया वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी वायलेंस हो गया, लेकिन पाकिस्तान में शिया सुन्नी वायलेंस इन द पास्ट बहुत हो चुका है। बात यह है कि पाकिस्तान के जो सुन्नी हैं, राइट, वो भी पहले ईरान के साथ खड़े थे, अब हल्के हल्के वो दूर हो रहे हैं। दिस रप्चर इज वेरी विजिबल इन पाकिस्तानी सोसाइटी। ये देखिए, Pakistan's leaders try to contain rising anger over Iran war at home. With deep spiritual ties to Iran, Pakistan's minority Shias are angry about the killing of Iran's top clerics in the US-Israeli strikes, complicating Pakistan's role as mediator. अब है क्या चक्कर यहां पे? चक्कर यह है कि कई लोग वेलकम कर रहे हैं। अब ये फ्रैक्चर कैसे आया? बेसिकली द पाकिस्तानी स्टेट, कहने को सुन्नी स्टेट नहीं है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज अ सुन्नी स्टेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कई, मुझे नहीं लगता कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है। वहां पे इस्लामिक स्टेट लिखा है, मुस्लिम स्टेट लिखा है, लेकिन वहां पे स्पेसिफिकली सुन्नी स्टेट तो लिखा नहीं है। अब इशू क्या हुआ है इसमें कि एक तरफ ये यूएस इजरायली स्ट्राइक्स होती हैं ईरान के ऊपर और पाकिस्तान बाद में कहता है कि हम मीडिएशन करेंगे। साफ सीधी बात है, मीडिएशन करेंगे। जो ईरान को
डाउट है पाकिस्तान के कैरेक्टर को लेके, पाकिस्तान के किरदार को लेके, उसके चरित्र को लेके, वही डाउट पाकिस्तान के शियाओं को भी है। मैं ये पॉइंट, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस पॉइंट। पाकिस्तान कोई फेयर प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान कोई न्यूट्रल अंपायर नहीं है इसमें। पाकिस्तान, ये देखिए साहब, कॉम्प्लिकेटिंग पाकिस्तान रोल एज मीडिएटर। While Pakistan has become the central mediator between the United States and Iran in negotiations to end the war, its leaders are scrambling to contain the fallout of the conflict at home. On March 18, just days before Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir emerged as the main interlocutor between the United States and Iran, he summoned Pakistan's leading Shiite clerics for a meeting. News of the killing of Iran's supreme leader, who is also a spiritual guide for many Shiites worldwide, had set off unrest in parts of Pakistan, and the meeting was widely seen as an attempt to prevent the violence from spreading further. Violence in Pakistan on the basis of incidents occurring in another country will not be tolerated, the Field Marshal warned the clerics, according to the military's media wing. अच्छा, आपने एक तो बुलाया जो शियाओं के धर्मगुरु हैं, आपने उनको बुलाया जो उनके रिलीजियस लीडर्स हैं। उसके बाद, बुलाने के बाद, जो आसिम मुनीर को कहना चाहिए था कि साहब ऐसा है कि मैं जानता हूं कि लोग इसमें जज्बाती हो रखे हैं, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स हैं, राइट, और मैं आपसे मदद मांगने के लिए मैंने आपको बुलाया है कि आप जरा लोगों को समझाइए कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है और हम अमन शांति चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो शियाइट क्लेरिक्स हैं वो अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अमन शांति की बात कर रहा है। उल्टा इसने धमकाना शुरू कर दिया इनको। आसिम मुनीर ने इनको पकड़ के कमरे में किया बंद और वहां पे धमकाना शुरू, और जिसको बहुत ज्यादा मोहब्बत है ईरान के साथ वो ईरान जाए। यार, आप रिलीजियस लीडर्स को बुला रहे हैं, आप उनसे ऐसे बात करेंगे? यू आर गोइंग टू थ्रेटन रिलीजियस लीडर्स एंड दैट इज योर आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग पीस इनटू पाकिस्तान। उसने धमकी दे दी, कहता तुम्हें जाना है ईरान, तुम ईरान भाग जाओ यहां से, जिसको जाना है जाए। वो पॉइंट था ही नहीं। जो पाकिस्तान के शिया हैं, दे आर नॉट एंटी पाकिस्तान, लेकिन जो सियासत हो रही है उसके ऊपर तो हर एक आदमी को बोलने का हक है। अगर उनको ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर डबल गेम खेल रहा है, आप भाई अमेरिका की चिट्ठी लेकर जब जाते हैं ईरान, और ईरान को आप प्रेशराइज करते हैं कि नहीं 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 आप अमेरिका की शर्तें, तो यार फिर तो गुस्सा आएगा लोगों को कि ये तो न्यूट्रल वाली बात नहीं ना हुई। आप फिर अमेरिका को बोल रहे हैं क्या आसिम मुनीर शुड गो टू वॉशिंगटन? आसिम मुनीर जो है वो वॉशिंगटन जाएं, वहां पे बैठें। डोनाल्ड ट्रंप तो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये तो बोल रखा है इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में कि साहब हम तो हेलो गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप पे हमारी चलती है, वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नॉट दैट कि दे आर व्हाट्सएपिंग ईच अदर एवरी डे, बट जस्ट टू टेल यू दैट कि जब ये बात होती है तो देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट इट यार, कि इन्होंने ईरान की बात भी यूएस तक रखी और यूएस के ऊपर भी प्रेशर डाला। आखिरकार ये अपने आप को मीडिएटर बोलते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान ने इतना पैसा खा रखा है अमेरिका से, इतना पैसा खा रखा है कि अमेरिका के सामने इनकी जबान नहीं खुलती है। अब नॉर्मल पाकिस्तानी क्या कह रहा है? डर तो यही है ना, ये पूरी जगह जो खाली छोड़ दी इन लोगों ने, ये क्यों छोड़ दी? ये कौन सा ऐसा आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाला जो पाकिस्तानियों ने मना कर दिया कि हम छपने नहीं देंगे? ये कह रहा है कि हमारे जो पब्लिशिंग अलायंस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर एक अखबार है द ट्रिब्यून, वो है न्यूयॉर्क टाइम्स का पब्लिशिंग अलायंस या पब्लिशिंग पार्टनर। वो चुपचाप बैठ गया, उसने बोला नहीं यार ये तो आसिम मुनीर गुस्सा कर रहा है। ये आर्टिकल है ये वाला जिसको यहां पे छपना था, रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या करा, लिख के लिंक डाल दी इंटरनेट पे। मैं गया वहां पे इंटरनेट पे, लॉग इन करा मैंने, कुछ पैसे पूसे देने पड़ते हैं। देन आई डाउनलोडेड द एंटायर आर्टिकल विच आई बॉट इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं तो आई थिंक एक दो बार आपका फ्री होता है, उसके बाद कुछ पैसे लगते हैं। हम तो लेते रहते हैं आर्टिकल्स कहीं ना कहीं से। तो ये है वो चक्कर पूरा का पूरा। दोस्तों, ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और वही जो आसिम मुनीर की मीटिंग, जो शिया धर्मगुरु हैं उनको थ्रेटन करना, उनको धमकियां देना कि निकल जाओ। ये कहते हैं some clerics who attended the meeting described as tense and they said they felt their loyalty to Pakistan had been questioned. Others said his remarks suggesting that those loyal to Iran should leave Pakistan had been misinterpreted and they gave the army chief credit for trying to restore order. इसमें भी दो धड़े हो गए। But while Pakistan's diplomacy has won praise from President Trump and leaders across the region, the sense of grievance has only deepened among Pakistan's estimated 35 million Shiites, a minority often targeted by militant violence. The war in Iran has become a major domestic issue, second only to sky-high fuel prices and prolonged electricity outages, with officials worried that the conflict could reignite sectarian violence and tarnish Pakistan's new image as a peacemaker. ये क्लियर है आपको? अब मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा मैटर है ना,
आज की तारीख में जो पाकिस्तान में कुछ सालों से शिया सुन्नी वाला जो मामला है वो दबा पड़ा था। एक जमाना था 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले बहुत वायलेंस हुआ है, खासतौर से कराची में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ है, शियाओं की बसें उड़ा देना मस्जिदों में, ये सब। पर ये थोड़ा सा कंट्रोल में आया। अब प्रॉब्लम यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का यह मानना है कि ये पाकिस्तान का जो रोल है, सो कॉल्ड मीडिएटर, जो पाकिस्तानी है वो समझे ही नहीं कि आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप क्या गेम खेल रहे हैं। इसमें नेतन्याहू इन्वॉल्व नहीं है। इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो चेला है, जो चमचा है उसका, आसिम मुनीर, वो इन्वॉल्व है। यहां पे मैं शहबाज शरीफ को बुरा नहीं बोलूंगा, वो उस बेचारे को पता ही नहीं क्या चल रहा है। ही हैज नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन। उसको तो जहां उसका सिपा सालार बोल देता है उसी के पीछे पीछे चल पड़ता है वो। आपको पता है दोस्तों कितना सीरियस मैटर है। ये लोग बीच में पड़े। क्यों पड़े बीच में? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। एक बात बताइए, कौन भूला भटके पाकिस्तान जाता है? आपने कभी सुना कि जेडी वैंस ने बोला मैं पाकिस्तान जा रहा हूं? इस बार आया पाकिस्तान, जब पिछली बार टॉक्स हुई थी उसके पहले कभी कोई आया? नहीं आया। आसिम मुनीर ईरान गया, 3-4 दिन रहा तेहरान में, लोगों से मिला, IRGC के लोगों से मिला, पॉलिटिकल लीडरशिप से मिला। इसके पहले कभी वो गया? नहीं गया। ये सारा का सारा जितना भी मैटर है ना दोस्तों, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस ने मैन्युफैक्चर कर रखा है। ये पाकिस्तान का इन्वॉल्व होना, अब पाकिस्तानियों को ये बेचा गया। यही तो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। ये सच्चाई बता रहा है ना आपको। पाकिस्तानियों को ये बेचा गया है कि जो तुम्हारा मुल्क है, जो सबसे भीख मांगता है, सबसे लोन मांगता है, बिना मांगे उसका रात का खाना नहीं हो पाता है, वो मुल्क अचानक कुछ ऐसा जादू हुआ है, और किसी को नहीं पता क्या जादू हुआ है, लेकिन कुछ जादू ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी की पीक पे पहुंच गया। जो जमीन पे गिरा हुआ था, गड्ढा खोद के उसके भी अंदर था, वो अचानक पीक पे पहुंच गया, और सब लोग ऐसा देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान, अरे बाबा ये कहां पहुंच गया पाकिस्तान। इन्होंने ऐसा पुश करा ISPR से और बाकी अपने मीडिया से, विच इज लार्जली कंप्लाइंट। वो कुछ वहां की मीडिया कुछ नहीं बोलती, तो उसको बोल बोल के कि यार देखो अब तो पाकिस्तान ने ये कर दिया। पाकिस्तान जैसी डिप्लोमेसी किसी की नहीं। पाकिस्तान का जो आउटरीच प्रोग्राम है, जो इसमें पूरे मामले में यही आसिम मुनीरी है जो डोनाल्ड ट्रंप को बोलेगा कि डोनाल्ड भाई आप यहां पे बैठिए, और उसको बोलेगा मसूद पेजेशकियां को कि मसूद भाई आप यहां पे बैठिए, मैं करवा रहा हूं आपकी दोस्ती। इन्होंने इस तरीके से पोर्ट्रे करा। आपको एक बात पता है कि पीस टॉक्स फ्लॉप हो गई। आगे चल के होंगी, आगे चल के और चीजें होंगी। आपको क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक दैट द ईरानी फॉरेन मिनिस्टर is going to Oman? He's been to Oman actually. पाकिस्तान, ओमान, रशिया। Why Oman? क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी के पहले ये पीस टॉक्स ओमान में ही हो रही थी, और ईरान को यह लग रहा था कि जो ओमान है वो एक फेयर डील लाने की कोशिश कर रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया। लेकिन 26 और 27 फरवरी तक यही था, और ट्वीट भी है। The tweet of the Omani foreign minister is on record. तो अब वो जा रहे हैं, they are building back their bridges with the Omanis and they are saying कि आप लोग एक काम करो ना, आप लोग बीच में पड़ो। That is the reason why Arakchi went to Oman. ये जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों को जो बेनिफिट लेना यूएस से ले लेंगे, पर्सनली फैमिली लेवल पे ये बेनिफिट ले लेंगे, और बाकी पाकिस्तान में जो बाद में कलेश होगा वो कोई इसको संभाल नहीं पाएगा। इट विल बी टू वाइड स्प्रेड टू कंट्रोल। ये देखिए साहब, मेनी पाकिस्तानी शेयर्स ऑफ been angered by the country's recent diplomacy. Pakistan has joined Mr. Trump's Board of Peace and deployed troops to Saudi Arabia under a joint defense agreement on April 11th. Pakistan's capital hosted Vice President J.D. Vance and a delegation of Iranian negotiators trying to reach a ceasefire agreement. On Thursday, Mr. Trump floated the possibility of coming to Islamabad if a deal is reached, praising Pakistan's leaders in a social media post as fantastic people. ये ट्रंप ने कुछ नहीं करना ना, उसको तो ट्रूथ सोशल भी उसी का है, फ्री में अकाउंट बन जाता है। ट्रंप ने जाके बोलना है वाह क्या फील्ड मार्शल है, वाह क्या ये शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल इतने खुश हो जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपका जो मुल्क है उधर in a sense, not exactly, but in a sense, it could lead to very serious disruptions in society. And it's not healthy for any country. It could lead to very serious fractures in society. Trump's praise is meaningless when most people at home reject the US and its wars in Iran and elsewhere, said Bakir Karbalai, 35, a Shiite and software engineer. He said that there was a clear disconnect between the government's foreign policy and public sentiment. अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं।
यहां पे लिख लेते हैं शिया, यहां पे लिख लेते हैं सुन्नी। अब मैं आपको समझाता हूं ये है क्या मामला। ठीक है, इशू यहां पे ये है कि ईरान के साथ पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, शिया भी खड़ा है और सुन्नी भी खड़ा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का सुन्नी ईरान के खिलाफ है ना, दैट इज नॉट ट्रू। पाकिस्तान का शिया और पाकिस्तान का सुन्नी ये दोनों एक साथ हैं। आसिम मुनीर की मजबूरी है कि इनके बीच में फ्रैक्चर लाया जाए। अगर इनके बीच में फ्रैक्चर नहीं हुआ और ये दोनों के दोनों ऐसे ही मिले रहे, आसिम मुनीर की कुर्सी खतरे में है। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि शिया जो है वहां पे माइनॉरिटी है, राइट। तो आपको सुन्नियों को क्या बताना पड़ेगा? आप अपने मौलवी मौलाना लेकर आएंगे, क्योंकि मस्जिद इनके अलग अलग है। ये एक मस्जिद में थोड़ा ना जाते हैं। कहीं आप सोचेंगे नहीं साहब वो इनका सेम मस्जिद है ना, नॉट एट ऑल। इनके मस्जिद अलग अलग है। तो ये शिया का मस्जिद, ये सुन्नी का मस्जिद। अब आप देखेंगे अगर ये मामला कंट्रोल में नहीं आया तो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट के पेरोल पे हैं सुन्नी, उनको बोला जाएगा कि शिया तो ऐसे हैं। ये वेरी रिसेंटली शिया काफिर लिखा रहता था पाकिस्तान की दीवारों में, शहरों की दीवारों में, शिया काफिर। इट वॉज रिटन वेरी प्रोमिनेंटली, इट वॉज वेरी नॉर्मल। तो इनके जो मौलवी मौलाना हैं सुन्नियों के, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं वहां पे। अभी ये शुरू नहीं हुआ है, ये नेक्स्ट स्टेप है आसिम मुनीर का, वापस दीवारों के ऊपर शिया काफिर शिया। क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ मिल गए, फिर ये जो पीस टॉक्स है ना जो हो रही है पाकिस्तान में, ये सब ड्रामा हो रहा है, ये निपट जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि एक डिस्कनेक्ट है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कह रहा है, एक बड़ा सॉलिड डिस्कनेक्ट है। आप कह रहे हैं पीस टॉक्स, बहुत अच्छी बात है, या वो शिया हो या सुन्नी, कोई भी ये नहीं कहता कि अमन नहीं होना चाहिए। वो क्या रहा है? वो कह ये रहा है कि भाई तू अमेरिका की गोद में क्यों बैठा है, पहले ये बता। मैं दैट इज द ओनली पॉइंट which is being raised, that people on the street are asking। शिया भी पूछ रहे हैं, सुन्नी भी पूछ रहे हैं कि तुम अमेरिका की गोद में जाके क्यों बैठे हो, पहले ये समझाओ। मैं बाकी अमन के लिए तो किसी ने मना नहीं करा, कोई ऐसा मना नहीं कर रहा कि जो कह रहा है कि अमन नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये आसिम मुनीर को समझाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए साहब, ऑलरेडी द वॉर इन ईरान हैज रेज्ड टेंस क्वेश्चंस ऑफ लॉयल्टी एंड आइडेंटिटी फॉर मेनी शियाइट्स, अ माइनॉरिटी ग्रुप अमंग पाकिस्तान्स 250 million people, some adhere to a doctrine known as विलायत अल फकीह, which grants Iran's supreme leader transnational religious and political authority over Shiites। तो ये जो एक ट्रेन ऑफ थॉट है जिसको विलायत अल फकीह बोल रहे हैं ये लोग जो शिया हैं, वो ये कहते हैं कि यार अकॉर्डिंग टू दिस थॉट जो खमेनेई है उसको ट्रांसनेशनल पावर है, यानी कि वो ये मानते हैं कि ठीक है वो पॉलिटिकल हेड हो सकते हैं ईरान के, वो ईरान के पॉलिटिकल हेड हो सकते हैं, जैसे कि खमेनेई थे पहले, अब मुश्तबा खमेनेई उनका बेटा बन गया है। हो सकता है कि मुश्तबा खमेनेई ईरान का हेड हो पॉलिटिकल, लेकिन वो रिलीजियस हेड जो है पाकिस्तान के शियाओं का भी है। वो ये कह रहे हैं आप हमारे रिलीजियस हेड को अटैक कर रहे हैं, आप यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो लोग कह रहे हैं आप हमारे रिलीजियस हेड को अटैक कर रहे हैं, और इस मुल्क का जो फील्ड मार्शल है वो जाके उनके साथ बैठा हुआ है जो हमारे रिलीजियस हेड को अटैक कर रहा है, और फिर उनकी कहानी उनको सुनाता है। ये फ्रैक्चर आ रहा है बीच में। ये दोस्तों वही आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का जो मैंने पिछली 2 स्लाइड में कवर करा है। अक्रॉस शियाइट कम्युनिटीज इन कराची एंड अराउंड द कंट्री, इन रैलीज एंड प्राइवेट गैदरिंग्स, क्लेरिक्स एक्टिविस्ट्स हैव बीन मॉर्निंग Ayatollah Ali Khamenei and pledging allegiance to Mujtaba Khamenei, his son and successor. Shiite clerics have increasingly framed the conflict in Iran as a religious war, drawing parallels to the 7th century Battle of Karbala, a defining episode in Shiite history, also in Shiite collective memory. Not just Shiite history, but also collective memory. Right? अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि जो शियाइट क्लेरिक्स हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, जो बड़े बड़े रिलीजियस थिंकर्स हैं शियाओं में, जो बड़े, जिसको शिया अपने लीडर भी मानते हैं और कहते हैं कि ठीक है साहब आप बताइए मजहब के बारे में हमें, वो ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, ये मजहबी लड़ाई है। ये खुद कह रहे हैं ये मजहबी लड़ाई है, राइट। एक तरफ ईरान खड़ा है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका है, एक यहूदी है, एक ईसाई है, और यहां पे ईरानी खड़े हैं, ठीक है। अब सवाल फिर यह हो जाता है जब आप ऐसे फ्रेम करते हैं इसको, जब आपने पूरी कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे फ्रेम कर दिया, तो फिर सवाल यह आता है पाकिस्तान की गलियों से कि आसिम मुनीर तुम किसके साथ खड़े हो। जब आपने एक बार मान लिया ना कि रिलीजियस वॉर है ही है,
आप कहते हैं कि एक जगह एक जूस प्लस क्रिश्चियंस और दूसरी तरफ है मुस्लिम्स। यही तो कह रहे हैं ये बैटल ऑफ करबला का हवाला, ये बैटल ऑफ करबला का हवाला दे रहे हैं। इससे बड़ा हवाला तो हो नहीं सकता है, एटलीस्ट फॉर द शियाज के लिए बैटल ऑफ करबला की जो जंग थी उससे बड़ा हवाला तो कोई हो नहीं सकता। अगर ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, जूज एंड क्रिश्चियंस एक तरफ, मुस्लिम्स एक तरफ, अब कोई पूछे आसिम मुनीर से कि भाई आप किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने उसको रिलीजियस फ्रेमिंग दे दी है, ये मुश्किलात आ रही है बीच में। सईदा फातिमा बतूल, ये एक कोई हैं, grew up listening to Mr. Khamenei's speeches and his portrait was a constant presence in her family's home, along with neighborhood streets and inside places of worship scattered across the city. He may have been the head of the state in Iran, but I, like millions of other Shiite Muslims, chose him as my religious and moral guide. तो बेसिकली दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि जो शिया मुसलमान है पाकिस्तान में कम है, लेकिन पाकिस्तानी फौज में वो काफी हैं, इन द सेंस की मेजॉरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हां एक प्रोमिनेंट माइनॉरिटी है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह। जनरली ऐसा देखा गया है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, एजुकेशन लेवल जो है शियास का वो बेहतर है, दे आर मोर एजुकेटेड। एजुकेशन के पीछे मुझे इसके रीजन नहीं पता, मुझे ऐसा लोगों ने बोला भी है जो शिया हैं, क्योंकि लखनऊ में होते हैं बड़े शिया, वो तो कहते हैं कि एजुकेशन लेवल ज्यादा होता है। अब इसका रीजन मुझे नहीं पता दोस्तों, मुझे इसका हो सकता है, मैं जो समझता हूं कि उनके माँ बाप ज्यादा पुश करते होंगे अपने बच्चों को कि तुम पढ़ो पढ़ो करके पुश करते होंगे, या घर में ऐसा माहौल होगा इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। ये मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये बात हो गई कि जो पाकिस्तान में हो रहा है। अब दोस्तों ईरान में एक और चीज हुई है, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमने ये स्टोरी जो ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से दोस्तों, और ये इंटरेस्टिंग क्यों है? सीक्रेट लेटर टू मुश्तबा खमेनी, फ्लैग स्ट्रेन क्रैक्स इन रेसिस्टेंस स्ट्रेटजी। कुछ लोगों ने एक चिट्ठी लिखी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने स्टोरी ली, आप जाके इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको आराम से। ये जो ईरान का एक शो ऑफ यूनिटी है, ठीक है, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दो, हम दुनिया को देख लेंगे। मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, और जब मैंने बोला तो कई लोगों ने, ईरानियों ने भी लिखा, नहीं आप गलत कह रहे हैं और आपको नहीं पता है, आप कभी आए हैं ईरान? ओ मैं नहीं आया ईरान, मेरा जाने का मन जरूर है, आप बुलाएंगे मैं क्यों नहीं जाऊंगा ईरान, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिस इज नॉट व्हाट इट इज। मैं ये बोलता हूं कि ईरान के अंदर क्यों नहीं है फॉरेन मीडिया, कोई मुझे इतना समझा दे कि साहब ये रीजन है जिसकी वजह से फॉरेन मीडिया ईरान में नहीं है। रशियन मीडिया एक दो, चाइनीज मीडिया एक दो, लेकिन अमेरिकन मीडिया कहां है, इंडियन मीडिया कहां है, यूरोपियन मीडिया कहां है? इतने मुल्क हैं, इनके मीडिया हैं कहां पे? वेयर इज द मीडिया एंड व्हाई इज द मीडिया नॉट रिपोर्टिंग फ्रॉम ईरान? तो आपने सब चीज दबा के रखी है, आपने एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया, आपने इंफॉर्मेशन को दबा दिया। लेकिन सच्ची बात यह है कि एक चिट्ठी भेजी गई मुश्तबा खमेनी को। मुश्तबा खमेनी चोटिल हैं, इनको लोग ये कहते हैं कि ये सीरियसली इंजर्ड हैं, हो सकता है फेस डिसफिगर हो गया हो और पैर में उनके कंफर्म चोट लगी है, और लोग कहते हैं कि इनकी धीरे धीरे हालत बेहतर हो रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हालत इनकी बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी मतलब ही इज नॉट फुली रिकवर्ड, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। तो मुश्तबा खमेनी को एक चिट्ठी लिखी गई है। अब वो चिट्ठी क्या है ये भी देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। Iran's carefully coordinated display of unity after US President Donald Trump claimed divisions inside Tehran's leadership may have been an attempt to contain a far deeper internal crisis, according to accounts circulating in the Iranian political circles and reports cited by opposition outlet Iran International. At the center of the controversy is a reportedly confidential letter sent by senior Iranian officials to Supreme Leader Mujtaba Khamenei, warning that Iran's worsening economic crisis leaves the leadership with little practical choice but to seriously negotiate with the United States over the nuclear issue. ये कहते हैं साहब ये जो हम दिखा रहे हैं दुनिया को कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक मिसाइल मारोगे हम 1000 मिसाइल मारेंगे, वो कह रहे हैं साहब हमारी इकोनॉमिक कमर टूट गई। और जो भारतीय मीडिया में भी जो लोग बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, एआई से बना के कि अंदर सुरंग है और सुरंग के अंदर, भाई सुनो, कोई भी मुल्क हो, लड़ाई जो होती है ना, आज की मॉडर्न लड़ाई, वो पैसे से होती है। ईरान के ऊपर 1979 से सैंक्शंस लगे, क्रिपलिंग सैंक्शंस लगे। ईरान के पास उतना पैसा नहीं है। हाँ ठीक है, पीठ पीछे से चाइना सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसको बिल्कुल रोज टिंटेड ग्लासेस से देखना और एब्सोल्युटली ग्लोरीफाई करना कि भाई ये है और वो है, ऐसा हो जाएगा तो फिर वैसा हो जाएगा, और फिर ईरान ने तो सबका बिल्कुल बैंड बजा दिया है। हाँ ठीक है, ईरान बहादुरी से लड़ा है, कोई मना नहीं कर रहा, nobody is denying the fact that the Iranians are fighting bravely, but it's also a fact, see there are no absolutes ना,
एब्सोल्यूट तो है नहीं, इट इज नॉट 0 और 1। तो यहां पे ये लोग खुद कह रहे हैं, जो बड़े बड़े सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, मुश्तबा खमेनी को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि बॉस इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है कि अमेरिकन से न्यूक्लियर इशू पे नेगोशिएट करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है कि जहां आपने न्यूक्लियर बोला ना, वो 5 और चीजों की लिस्ट दे देगा कि इसको भी मानो। मैं बता रहा हूं, वो ऐसा आदमी है, ही विल जस्ट फ्लिप द स्क्रिप्ट एंड से न्यूक्लियर तो ठीक है, चलो तुम मान गए, एक बात बताओ कि तुम्हारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का क्या? अच्छा, इसको हटाओ खमेनी को, इसको बनाओ, ये सब करेगा। जब वो घुसेगा फिर पूरी तरीके से अंदर घुसेगा ईरान के। द रिपोर्टेड लेटर which was never meant to become public is now seen by many observers as evidence of a widening split inside the Iranian establishment over whether Tehran should compromise with Washington or continue confrontation. Secret letter warned of economic breakdown. According to people familiar with the matter, the letter argued that Iran's economic conditions had become severe and unsustainable. It reportedly urged the leadership to reconsider its current course and move forward meaningful negotiations with the US over the nuclear file. The signatories were set to include Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, President Masoud Pezeshkian, Foreign Minister Abbas Araghchi, Mustafa Por Mohammadi and other senior figures. तो 4-5 लोग हैं। मुस्तफा पोर मोहम्मदी, अब्बास अरगची आप जानते हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, मसूद पेजेश्कियान ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और गालिबाफ जो हैं ही इज द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। इन सब लोगों ने बोला कि साहब हमारी इकोनॉमिक जो कमर है ना, हमारी इकोनॉमिक कमर लगभग टूट गई है, हम में कैपेसिटी नहीं और सस्टेन करने की, तो आप कृपया करके यूएस से बात करना शुरू करें। ये जो बड़ी बड़ी धमकियां कि हम ये दे देंगे और ऐसा कर देंगे और फिर हम आसमान आग बरसेगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मामला खराब है, हालत पतली है, राइट? वी कैन स्टिल फाइट। अगर आप बोलेंगे तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमारा काम है आपको बताना कि हालत पतली है। अब दोस्तों, ये ट्वीट आपको पता होगा 2 दिन पहले भी हमने कवर करे थे, और 2 दिन पहले कवर करने के बाद हमने आपको डिटेल में बताया था। लेकिन इस ट्वीट के कारण क्या थे, ट्वीट भेजे क्यों गए, ये भी हम आज आपको बताते हैं कि ये जो ट्वीट इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि वो जो चिट्ठी है वो लीक हो गई। ठीक है, चिट्ठी लीक हो गई। ये देखिए साहब, लीक स्पार्क्स पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म, रिपोर्ट सर्कुलेटिंग इन तेहरान सजेस्ट दैट द डॉक्यूमेंट वाज लेटर शोन टू हार्डलाइन फिगर्स आउटसाइड द रिस्ट्रिक्टेड सर्कल। अकॉर्डिंग टू दोज अकाउंट्स, Bagheri Kani allegedly emphasized that he had not signed the letter. The leak appears to have triggered a fierce backlash. Jalil Mohebi, a figure close to Ghalibaf, issued a pointed warning on social media, writing that anyone who disclosed a classified government letter could face prison under Iranian law. He wrote in Persian, if a secret letter is copied to one of the members of a meeting, and that person shows the letter to others who are not members of the meeting and says, I did not sign this letter, then under Article 2 of the law on punishment on publishing and disclosing confidential and secret government documents, that person can be sentenced to up to 10 years in prison. The crime is not pardonable. This offense is unforgivable. A Telegram channel also referred to an important confidential letter written by senior official left unsigned by others, asking why some figures were now writing directly to senior figures of the system. तो वहां पे जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके ब्रेकडाउन के ऊपर भी बातचीत हो रही है। लोग इतने परेशान हो गए हैं कि डायरेक्टली मुस्तफा खमेनी को लिख रहे हैं। ब्रेकडाउन हो गया डायरेक्टली, लाइन ऑफ, जिसको कहता है ना चेन ऑफ कमांड होती है, चेन ऑफ कमांड वायलेट करके लोग जा रहे हैं डायरेक्टली। अब ये देखिए साहब, जब चिट्ठी पब्लिक हुई तो 2 प्रोमिनेंट फिगर्स ने एक जैसा ट्वीट किया, बिल्कुल एक जैसा, सिमिलर लैंग्वेज। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए साहब, 11:44 PM रात की बात है, और ये 10:24, यानी कि इन्होंने तकरीबन 11:15 बजे करा। उसके पहले ये तकरीबन 10:24 पे ये कर चुके थे, तो इन्होंने पहले करा। इन्होंने ये क्या लिखते हैं, इन ईरान देर आर नो रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स, इन ईरान देर आर नो हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स, वी आर ऑल इरानियन, वी आर ऑल इरानियन, एंड विथ द आयरन यूनिटी ऑफ द नेशन एंड गवर्नमेंट, with ironclad unity of nation and state and complete obedience to the supreme leader of the revolution and complete obedience to the supreme leader, we will make the aggressor regret. We will make the aggressor criminal regret his actions. Then he says, one God, one leader, one God, one nation, one leader, one path, victory for Iran dearer than life. Victory for Iran dearer than life. ये कॉपी पेस्ट कर दिया दोनों के दोनों में। मैंने आपको टाइम बता दिया, मैंने आपको ट्वीट दिखा दिया। यानी कि अंदर से एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी निकली ईरान के अंदर से कि यार ये जो चिट्ठी है ये इतनी एक्सप्लोजिव है, इतनी खतरनाक है, क्योंकि लीक हो गई।
अब सबके पास फोन रहता है, सबके पास कैमरा रहता है फोन के अंदर। वो चिट्ठी किसी ने कट से करी और सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, फोटो खींची। तो यहां पे पब्लिकली ये लोग एक्सपोज हो गए, कह रहे हैं यार ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस, ये हुआ क्या है। तो यहां पे सैयद अब्बास अरगची जो फॉरेन मिनिस्टर है, द फेलियर ऑफ इजराइल्स टेररिस्ट किलिंग्स, अब इन्होंने एक अलग तरीके से चिट्ठी लिखी है, पर बात वही है। द बैटलफील्ड एंड डिप्लोमेसी आर फुली कोऑर्डिनेटेड फ्रंट्स इन द सेम वॉर, इरानियंस आर यूनाइटेड मोर देन एवर बिफोर। ये भी कह रहे, ये कहने की क्या जरूरत है, ये अरगची साहब ने ये बात क्यों बोली कि बैटलफील्ड एंड डिप्लोमेसी यानी फौज और डिप्लोमेसी एक साथ खड़े हैं। किसने बोल दिया कि एक साथ नहीं खड़े हैं, जो आपको जवाब देना पड़ा कि एक साथ खड़े हैं? आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? बात यही है दोस्तों कि ये जो चिट्ठी है ये टॉप लीडर्स ने लिखी, और लिखी सुप्रीम लीडर को, क्योंकि ये IRGC वाले हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। इन्होंने कई लोगों को फिल्टर आउट कर दिया, बोला कि तुम मुश्तबा खमेनी से मिल ही नहीं सकते। वो कह रहा साहब क्यों नहीं मिल सकते, हमारा बॉस है। कह रहा नहीं मिल सकते, ये वॉर टाइम है, जो भी डिसीजन होंगे हम लेंगे। इसीलिए तो जब अरगची ने बोला था कि हॉर्मूज का जो स्ट्रेट है वो ओपन है, उसने बोला ओपन है, 24 घंटे के अंदर IRGC ने बोला क्लोज्ड है। तब ये चिट्ठी से लोगों ने साइन करी, एक लंबी चौड़ी चिट्ठी कि भाई हमारी रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। हम एक लेवल तक, यानी ईरान के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं मैं, ईरान की तरफ से मैं ये बात कर रहा हूं कि एक लेवल तक आप दुनिया को दिखा सकते कि हम बड़े मजबूत हैं। हमने देखो दुबई में मिसाइल मार दी, देखो हमने यहां मिसाइल मार दी, यहां मिसाइल मार दी, आप कह सकते हैं, राइट, यू कैन सर्टनली से। लेकिन एक समय के बाद आप सांस नहीं रोक सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है। और वही ये लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ ईरान भी शामिल है, मसूद पेज़ेश्कियान। वो ये कह रहा है कि साहब अब बस का नहीं है, हमारी रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है। अमेरिका से बात कर लो, जो भी मिलता है मिल मुला के न्यूक्लियर का रफा दफा करो, मुल्क बचेगा तब सब कुछ होगा। ऐसा ना हो कि हम लोग पूरी तरीके से कलैप्स कर जाएं। तो दोस्तों ये दो स्टोरी हमने ली है। एक तो वो शिया वाली स्टोरी जो पाकिस्तानियों ने छुपाने की कोशिश करी थी, आसिम मुनीर ने गायब करने की कोशिश करी थी, वो ऑनलाइन पब्लिश हुई तो हमने वहां से लिया एक ये स्टोरी। और दूसरी स्टोरी ये जो लेटर है जो इनिशिएट हुआ है ईरान के अंदर, जहां पे टॉप लोग इंक्लूडिंग दी द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग द फॉरेन मिनिस्टर, सब लोग साइन करके कह रहे हैं यार अब बस हो गया, अब नो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू सस्टेन एनी लॉन्गर। दुनिया भर के सामने नो प्रॉब्लम, खदेड़ देंगे, अमेरिका को उड़ा देंगे, इजराइल को उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सबके सामने ये है। आपने देखा होगा इनके जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं वहां पे, और इंडिया में अब्रॉड, या जितने भी इनके एम्बेसीज हैं इन इंडिया अब्रॉड एवरीवेयर, वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। वो ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये दिखा रहे हैं कि ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ईरान डजंट केयर, ईरान इज वेरी स्ट्रांग, ईरान सबसे लड़ लेगा, ईरान जीत जाएगा, ये वो दुनिया भर की चीजें। ह्यूमर भी ला रहे हैं बीच में, हंसी मजाक भी कर रहे हैं बीच में, ये दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन ये जो सीक्रेट लेटर लीक हुआ है ये कुछ और स्टोरी बता रहा है। इट्स टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, दैट ईरान के अंदर जैसी चीजें दिखाई जाती हैं वैसी नहीं है, फ्रैक्चर हो रहा है ईरान के अंदर। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।